नजदीक ले आओ। ठीक है दादा। थोड़ी दूर है, लोग दूर से आवाज आएगी। आएगी आएगी। दूर है थोड़ा, और नजदीक आना चाहिए। और ले आओ। बैठना भी तो चाहिए उसको आराम से, थोड़ा नजदीक ले आओ। और किताब को खिसकाओ। और ले आओ। पूछिए लोगों से आवाज़ के बारे में। उसको ऊपर लेकर उठाओ, उसको ऊपर उठाओ। ठीक है दादा, शुरू। वो माथा ठीक ठाक ठकना चाहिए, मांग भी हाथ दिखना चाहिए। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो राम जी भाई, पंकज जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज बढ़ा दो। बड़ा कमल से वो आ रहे हैं क्या? कमल उसमें नहीं दिखा है। बहुत लोग आ गए उस पर। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कैसे मालूम हुआ? वो मैसेज आया। अच्छा हाँ, और नजदीक ले आएंगे आप, आंखें दिखाई देनी ठीक है। चाहिए ना। नहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसमें कमेंट नहीं आ रहा। नहीं देखो शुरू करें। हाँ नहीं देखो। हो जाएगा। चेहरा थोड़ा ये है ना, ज़्यादा रोशनी चेहरे में आना चाहिए ना, आंखें आनी चाहिए। चश्मा हटाऊंगा, थोड़ी देर बाद हटा दूंगा। ठीक है। ठीक है। मैं बोलता हूँ। ठीक है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? राम जी भाई, पंकज जी, सुशील, सुमन जी, हाँ सब लोग बोल रहे हैं दादा कि आवाज़ आ रही है। मंगलेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जावेद भाई, मोना जी, निवेदिता जी, लोग बोल रहे हैं कि सब ठीक है, आप शुरू करिए। शुरू करना। हाँ नमस्कार, मेरे लिए समकालीन जनमत के पूरे परिवार में और हमारे प्रिय कवियों ने एक अवसर मुहैया कराया है। मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ साल 2 साल से, लेकिन जब आप लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को कविता पढ़ते हुए, मंगलेश जी को देखा, पंकज जी को भी देखा, और हमारे कई मित्र आए उसमें मृत्युंजय को भी देखा, कई कवियों ने कविताएं पढ़ी, तो मेरे मन में हुआ कि मुझको आना चाहिए। और जो कोरोना का काल है उसको लेकर ज़्यादा बातें मैं क्या कर सकता हूँ। जो हमारा देश है, जिसके प्यार में हमने पिछले 50 साल सड़कों पर गुजारे, बारिश में, लू में, और भारी ठंड, उसको समझा नहीं हमने। और हमारे हजारों जो मित्र हैं, हजारों किसान, लाखों किसान मजदूर, भारत का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का गौरवशाली इतिहास है भारत में। और आज़ादी की लड़ाई का जो
सबक है हमारे सामने। उस सबक से हम शिक्षित हुए। और मैं तो विज्ञान का छात्र था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हिंदी में कविताएं लिखूंगा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई पहले ही छोड़कर और मैं सड़कों पर आ गया। आप लोगों का स्नेह प्रेम जो मुझे मिला है वो अमूल्य है और मेरी जीने की इच्छा की ताकत है। अब कोई छोटी कविता से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूँ। छोटी कविता दो, उसने बताया बचा लिया। ये कविता किसने बचाया मेरी आत्मा को, 6 दिसंबर को लेकर जो पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक वातावरण बना, मुझमें भी हलचल थी। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी। इस कविता को हमारे मित्रों का बहुत प्यार मिला है। बहुत जगहों पर लोगों ने इस कविता को छापा है। किसने बचाया मेरी आत्मा को, 2 कौड़ी की मोमबत्तियों की रोशनी में। किसने बचाया मेरी आत्मा को, 2 कौड़ी की मोमबत्तियों की रोशनी में। 2-4 उबले हुए आलू ने बचाया, 2-4 उबले हुए आलू ने बचाया। सूखे पत्तों की आग और मिट्टी के बर्तनों ने बचाया। सूखे पत्तों की आग और मिट्टी के बर्तनों ने बचाया। पुआल के बिस्तर ने और पुआल के रंग के चांद ने बचाया। किसने बचाया मेरी आत्मा को, नुक्कड़ नाटक के आवारा जैसे छोकरे। नुक्कड़ नाटक के आवारा जैसे छोकरे, चिथड़े पहने सच के गौरव जैसा कंठ स्वर। नुक्कड़ नाटक के आवारा जैसे छोकरे, चिथड़े पहने सच के गौरव जैसा कंठ स्वर। कड़ा मुकाबला करते मोड़ मोड़ पर, दंगाइयों को खदेड़ते वीर बांके हिंदुस्तानियों ने। मोड़ मोड़ पर दंगाइयों को खदेड़ते वीर बांके हिंदुस्तानियों से सीखा रंगमंच। भीगे 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 वस्त्र सा विकल अभिनय। एक बार फिर सुन लीजिए। नुक्कड़ नाटक के आवारा जैसे छोकरे, चिथड़े पहने सच के गौरव जैसा कंठ स्वर। कड़ा मुकाबला करते मोड़ मोड़ पर दंगाइयों को खदेड़ते वीर बांके हिंदुस्तानियों से सीखा अभिनय। भीगे वस्त्र सा विकल अभिनय। दादी के लिए रोटी पकाने का चिमटा लेकर ईदगाह के मेले से लौट रहे नन्हे हमें किसने बचाया मेरी आत्मा को। दादी के लिए रोटी पकाने का चिमटा लेकर ईदगाह के मेले से लौट रहे नन्हे हामिद ने
और 6 दिसंबर के बाद फरवरी आते आते जंगली बेर ने, और 6 दिसंबर के बाद फरवरी आते आते जंगली बेर ने, इन सब ने बचाया मेरी आत्मा को। दूसरी छोटी कविता सुना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी लंबी कविताएं हैं, अभी कुछ दिनों ही पहले और ये लगातार पिछले 3 दशकों में ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, सफ़ेद रात, ये कई बार कई लोगों के द्वारा पढ़ी गई। पूरी की पूरी कविता अभी रामजी राय जी ने इसका पाठ किया, ब्रूनो की बेटिया का, और आशुतोष जी ने पाठ किया सफ़ेद रात का। तो जो इसमें छोटी कविताएं हैं, मैं लंबी कविताओं के कुछ अंश पढ़ूंगा, लेकिन आप इन छोटी कविताओं को देखिए। और आपने देखी है, आपने पढ़ा है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। उस ओर किसी को जाते हुए देखते कैसी हसरत भड़कती। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। उस ओर किसी को जाते हुए देखते कैसी हसरत भड़कती है। रेल कविता क्या है? एक छोटी कविता और है। ज़्यादातर दोस्त हमारे पहाड़ों से आए हैं, गांव से आए हैं। हम सभी पहाड़ों से आए, छोटी पहाड़ियाँ हमारे, मेरी जन्मभूमि में भी है, और गांव से आए हम लोग, घोर गांव से, नदियों से घिरे गांव से हम लोग आए। आप ये देखिए, छोटी पगडंडी पड़ता है, वहाँ घने पेड़ हैं, उनमें पगडंडियाँ जाती हैं। वहाँ घने पेड़ हैं, उनमें पगडंडियाँ जाती हैं। जरा आगे ढलान शुरू होती है जो उतरती है नदी के किनारों तक। वहाँ स्त्रियां हैं, घास काटती जाती हैं। वहाँ स्त्रियां हैं, घास काटती जाती हैं, आपस में बातें करते हुए। घने पेड़ों के बीच से ही उनकी बातचीत सुनाई पड़ने लगती है। घने पेड़ों के बीच से ही उनकी बात सुनाई पड़ने लगती है। अब एक और छोटी कथा सुना रहा हूँ। समुद्र और चांद, ये जुहू के तट की मेरे अपने अनुभव की कहानी, मतलब कथा है। जब समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, पश्चिम भारत के अंतिम किनारे पर, उस शाम मैंने उसे देखा। जब समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, पश्चिम भारत के अंतिम किनारे पर, उस रात, उस शाम मैंने उसे देखा। और चांद ट्राम के पहिए जितना बड़ा, और चांद ट्राम के पहिए जितना बड़ा, और वह शहर कलकत्ता, बहुत दूर जहाँ ट्राम चलती है,
समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, उस तरह सिर्फ घोड़े ही उठ सकते हैं। समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, उस तरह सिर्फ घोड़े ही उठ सकते हैं। जैसे वे दिखाई ही तब देते हैं जब वे दौड़ते हैं, जैसे वे दिखते ही तब हैं जब वे दौड़ते हैं। समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था। एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसा तनाव। समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं पास ही खड़ा था। एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसा तनाव। रोने की भी इच्छा हुई, रोने की भी इच्छा हुई, लेकिन रुलाई फूटी नहीं। और किस तरह रात आ रही थी उतनी ऊंची लहरों से, और किस तरह रात आ रही थी उतनी ऊंची लहरों से। कहीं दिख नहीं रही थी मेरी पुरानी कमीज के सिवा, कहीं दिख नहीं रही थी मेरी पुरानी कमीज के सिवा। देर तक वहां टिकना मुश्किल था। बंबई के भीतर लौट आए। एक दो पंक्तियों की कविता है। पूरे जीवन में लंबी कविताएं पढ़ता रहा। फेफड़े मजबूत थे और हम खुद भी अपने जीवन में चढ़ाई चढ़ रहे थे। वर्ग संघर्ष की रवानगी से भरी हुई चढ़ाई थी हमारी। ये देखिए छोट रंगरेज कविता है। रंगरेज, एक पुरानी कार रंगी जा रही है, छलकने तक रंगी जाएगी। एक पुरानी कार रंगी जा रही है, छलकने तक रंगी जाएगी। एक और छोटी कविता है, पक्षी और तारे। पक्षी जा रहे हैं और तारे आ रहे हैं। पक्षी जा रहे हैं और तारे आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों पहले मेरी घिसी हुई पैंट, कुछ ही मिनटों पहले मेरी घिसी हुई पैंट सूर्यास्त से धुल चुकी है। कुछ ही मिनटों पहले मेरी घिसी हुई पैंट सूर्यास्त से धुल चुकी है। देर तक मेरे सामने जो मैदान है वह ओझल होता रहा। देर तक मेरे सामने जो मैदान है वह ओझल होता रहा। मेरे चलने से उसकी धूल उठती रही। इतने नम बैजनी दाने मेरी परछाई में गिरते बिखरते लगातार। सुनिए, कविता में जो ऐसा काम करना है, एक नया बोध जो परसेप्शन है। बड़े कवियों की भाषा है हिंदी कविता। मैंने थोड़ा ही काम किया, लेकिन आज इस संकट के काल में जो अंदर बहुत सी चीज़ें रुकी हुई थीं, आज वह प्रवाह के रूप में आ रही हैं। इतने नम बैजनी दाने मेरी परछाई में गिरते बिखरते लगातार कि जैसे मुझे आना ही नहीं चाहिए था इस ओर। ये शाम की बेला है।
हजारों मेरे लोग हैं जो थिएटर करते हैं। यहाँ परवेज अख्तर जी हैं, जावेद अख्तर हैं, मोना है, निवेदिता है, समता राय हैं, कोरस चलाती हैं। और चले जाइए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, यहाँ बनारस में बीच में व्योमेश शुक्ल जो बहुत अच्छे कवि हैं और रंगकर्मी भी हैं। आप देखिए थिएटर के लिए मैंने एक थिएटर पर कविता लिखी थी, वो रंग प्रसंग के पहले अंक में यह कविता आई थी, प्रवेशांक में, प्रयाग शुक्ल जी ने छापा था। पार्क की बेंच का कोई अंत नहीं है, पार्क की बेंच का कोई अंत नहीं है, वह सिर्फ टिकी भर है पार्क में, जबकि मौजूदगी है उसकी शहर के बाहर तक। पार्क की बेंच का कोई अंत नहीं है, वह सिर्फ टिकी भर है पार्क में, जबकि मौजूदगी है उसकी शहर के बाहर तक। पुल की रोशनियों का कोई अंत नहीं है। आपने ऐसे पुल पार किए होंगे जो रोशनियों से जगमग, उनका शबाब देखिए। पुल की रोशनियों का कहीं अंत नहीं है, मेरी रातें उनसे भरी हुई हैं। पुल की रोशनियों का कहीं अंत नहीं है, मेरी रातें उनसे भरी हुई हैं। मुझे तो मृत्यु के सामने भी वे याद आएंगी, मुझे तो मृत्यु के सामने भी वे याद आएंगी। लंबी चोंच वाला छोटा पक्षी कठफोड़वा, लंबी चोंच वाला छोटा पक्षी कठफोड़वा मुश्किल से दिखाई पड़ा मुझे 2-3 बार पिछले 10-12 वर्षों में। वह फिर दिखाई देगा, इस बार थिएटर में। वह फिर दिखाई देगा, इस बार थिएटर में। थिएटर का कोई अंत नहीं है। जितनी तरह के लोग हैं इस देश से प्यार करने वाले, हमारी स्त्रियों से जो प्यार करते हैं, हमारी स्त्रियों को जो गौरव समझते हैं सृष्टि का, उनके लिए है ये। थिएटर का कोई अंत नहीं है। थिएटर किसी एक इमारत का नाम नहीं है। एक और छोटी कविता पढ़ता हूँ। विस्मय तरबूज की तरह। ये तरबूज का मौसम भी है, मैंने चुना नहीं। इसमें समता राय और रुंझुन राय, उन्होंने अपने चयन में ये कविताएं कही कि आप पढ़ें। विस्मय तरबूज की तरह। तब वह ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगा जब मैं उसके किनारों से वापस आया। ये समुद्र की बात है। तब वह ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगा जब मैं उसके किनारों से वापस आया। वे स्त्रियां अब अधिक दिखाई देती हैं, वे स्त्रियां अब अधिक दिखाई देती हैं जिन्होंने बचपन में मुझे चूमा। खून है खून, लहू फैला है यहाँ से दिल्ली तक, हमारे बच्चों के शरीर से निकला लहू। वे स्त्रियां आप अधिक दिखाई देती हैं जिन्होंने बचपन में मुझे चूमा। वे जानवर जो सुदूर धूप में मेरे साथ खेलते थे, वे जानवर जो सुदूर धूप में मेरे साथ खेलते थे और उन्हें इंतजार करना नहीं आता था।
और वे पहले छाते बादल जिनसे बहुत करीब थे। समुद्र मुझे ले चला उस दोपहर में, समुद्र मुझे ले चला उस दोपहर में जब पुकारना भी नहीं आता था, जब रोना ही पुकारना था। समुद्र मुझे ले चला उस दोपहर में जब पुकारना भी नहीं आता था, जब रोना ही पुकारना था। जहाँ विस्मय तरबूज की तरह, जितना हरा उतना ही लाल। अब अपने मन से कुछ छोटी कथाएं मैंने सुनाई और आप बताएंगे हमको। चौक कह रहे हैं लोग सुनाने के लिए। चौक, अच्छा चौक मैं सुनाऊंगा इसमें। चौक, रेल, देखिए ये सारी देखो, निकाल लेंगे, क्षमता निकालेंगे। मुझे नहीं आता, याद आता नहीं है कि कब मैंने इस तरह से अकेले एकल कार पाठ, शायद 10-12 साल पहले, या फिर बीच में एक बार देहरादून गया था। तो देहरादून में कई लोग थे मेरे साथ, ऋतुराज जी, लीलाधर जगूड़ी जी, मंगलेश डबराल, नरेश सक्सेना जी। हम लोगों ने जो 12वीं 11वीं के जो उसमें इंद्रजीत सिंह वहाँ उन्होंने आयोजन किया था। उसके बाद ये दूसरा देखिए, चौक करता है, ये हमारे बहुत मित्रों को प्रिय है। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। मैं घनघोर गांव का हूँ और ये कोई कविता ही नहीं है। सड़क आती थी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के बाद, बीच में 2-3 नदियाँ पड़ती थीं जहाँ मेरा जन्म हुआ, मुंगेर में। मुंगेर तारापुर से आगे बिल्कुल नीचे उतरना पड़ता है। और मेरी माँ सचमुच जो दूध बेचने जाती थी, हमारे गांव की औरतें, उनको कहती थी कि इसको लेते जाओ। और ठीक सड़क के पास स्कूल था, लोअर प्राइमरी, तो वो सड़क पार करा देती थी। माँ को लगता था कि सड़क पे हमेशा ऐसी चीज़ें आती है जो शायद हमारे बच्चे को कुचल दे। मेरी माँ बनारस के पास शेरपुर की थी। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। उन स्त्रियों का वैभव मेरे साथ रहा जिन्होंने मुझे चौक पार करना सिखाया। मेरे मोहल्ले की थी वे, हर सुबह काम पर जाती थीं। मेरा स्कूल उनके रास्ते में पड़ता था। माँ मुझे उनके हवाले कर देती थी। छुट्टी होने पर मैं उनका इंतज़ार करता था। छुट्टी होने पर मैं उनका इंतज़ार करता था। उन्होंने मुझे इंतज़ार करना सिखाया। कस्बे के स्कूल में मैंने पहली बार ही दाखिला दिया था। कुछ दिनों बाद मैं खुद ही जाने लगा और उसके भी कुछ दिनों बाद कई लड़के मेरे दोस्त बन गए। तब हम साथ साथ कई दूसरे रास्तों से भी जाने लगे। लेकिन अब भी उन थोड़े से दिनों के कई दशकों बाद भी जब कभी मैं किसी बड़े शहर के बेतरतीब चौक से गुजरता हूँ, लेकिन अब भी उन थोड़े से दिनों के कई दशकों बाद भी जब कभी मैं किसी बड़े शहर के बेतरतीब चौक से गुजरता हूँ, उन स्त्रियों की याद आती है और मैं अपना दायां हाथ उनकी ओर बढ़ा देता हूँ और बाएं हाथ से उस स्लेट को संभालता हूँ।
जिसे मैं छोड़ आया था 20 वर्षों के अखबारों के पीछे। जिलाधीश भी लोग कह रहे हैं ये पढ़ लें। छतों पर। छतों पर लड़कियां पढ़ रही। अच्छा, ये रुनझुन है, शिमला में पढ़ती हैं, नाटक भी करती हैं, नुक्कड़ों पर प्रतिवाद भी करती हैं अन्याय का। इनको बहुत प्रिय है छतों पर लड़कियां। इनका तब इस कट्टा का संगीतमय पाठ जो है, अभी एक अच्छी कवयित्री हैं पूनम अरोड़ा, दिल्ली की, उन्होंने एक म्यूजिक के साथ इस कट्टा का पाठ किया था। वे पता नहीं मुझको सुन रही हैं, लेकिन मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहा हूँ। अब भी छतों पर आती हैं लड़कियाँ, अब भी छतों पर आती हैं लड़कियाँ, मेरी जिंदगी पर पड़ती हैं उनकी परछाइयाँ। वो कि लड़कियाँ आती हैं उन लड़कों के लिए जो नीचे गलियों के पास खेल रहे हैं, जो नीचे गलियों में ताश खेल रहे हैं, नाले के ऊपर बनी सीढ़ियों पर और फुटपाथ के खुले चाय खानों की बेंचों पर चाय पी रहे हैं। उस लड़के को घेर कर जो बहुत मीठा बजा रहा है माउथ आर्गन पर आवारा और श्री 420 की अमर धुनें। पत्रिकाओं की एक जमीन पर बिछी दुकान, सामने खड़े खड़े कुछ नौजवान अखबार भी पढ़ रहे हैं। उनमें सभी छात्र नहीं हैं, कुछ बेरोजगार हैं और कुछ नौकरी पेशा और कुछ लफंगे भी। लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का। लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का। उन्हें उम्मीद है कि उन घरों और उन छतों से किसी शाम प्यार आएगा। आप बताइए। जिलाधीश निकाल दे। ना उनमें से पूछे क्या बोल रहे हैं राम जी भाई। हाँ नहीं, जिलाधीश भी है। भागी हुई लड़कियां हैं, नहीं, और सफेद रात। भागी हुई लड़कियां पूछे। नहीं, भागी लड़कियां तो नहीं है। लड़कियां तो चाहती हैं ना, भागी हुई लड़कियां सुनना चाहती हैं लड़कियां। नहीं, सफेद रात की काफी लोगों ने सफेद रात तो बहुत लंबी है, कैसे सुना? तो उसका सुना दीजिए। अच्छा, निकाल। आप सभी मेरा चेहरा देख रहे हैं। इस उम्र में इस बात की मोहब्बत होती है आदमी में कि जो हमारे युवा हैं और जो हमारे समकालीन हैं, वे क्या मेरा चेहरा देख रहे हैं और मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रही है। मैं पहली बार इस तरह कविताएं पढ़ रहा हूँ। मैं जब भी कविताएं पढ़ता था तो मेरे सामने सैकड़ों लोग होते थे जिनमें आप शरीक रहते थे और आपकी नज़रों से मैं समझ जाता था आप क्या सुनना चाहते हैं। आज एक संकट है, इसलिए हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो दादा अभी भी 200 लोग के करीब हैं। हाँ, करीब 202 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। अच्छा। अब मैं ये भागी हुई लड़कियां बहुत प्रसिद्ध करता है। इसमें देहरादून की जो सपना भट्ट है और हमारे अपने शहर की कुछ लड़कियां और बनारस की, और बनारस से आगे जाइए तो लखनऊ में 1 महीने था मैं पिछले जून में। तो भागी हुई लड़कियां तो अब सिक्किम में, सिक्किम के हिंदी विभाग में वो पाठ्यक्रम में भी लग गई भागी हुई लड़कियां। तो एक जो भागी हुई लड़कियों पर कुछ आलोचकों के आरोप थे
दरअसल उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि जो भागी हुई लड़कियां हैं, उन्होंने तो दुनिया में जो सितारे बने, हिंदी फिल्मों में जो सितारा बनी, जैसे नरगिस साहिबा और अभी जो ऐश्वर्या राय हैं, ये दोनों को ही ले लीजिए, नूतन जी को लीजिए, नूतन साहिबा, बंदनी की नूतन साहिबा, आप उनको याद कीजिए, वहीदा जी हैदराबाद की, ये सारी लड़कियां ऐसी थीं जिनको कोई न कोई ले आया फिल्मों में, और फिर ये हमारी तारिकाएं बनी, और हमारे अपने घरों से भी लड़कियां भागी। और ऐसा नहीं कि लड़कियां भागती हैं तो किसी मौत के मुंह में जाती हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक फ्यूडल थिंकिंग है, बहुत बड़ी है दुनिया, और सब जगह बुरे लोग नहीं हैं, दुनिया में अभी भी बहुमत जो है अच्छे लोगों का है। आप सुनिए, ये ऐसी कथाएं हैं, इसके 6 खंड हैं। घर की जंजीरें कितना ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब भी कोई लड़की घर से भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है? क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी? बारिश से घिरे वे पत्थर के लैंप पोस्ट, याद कीजिए आवारा और श्री 420, और उस समय की तमाम फिल्में, जो गुरदत्त के ज़माने में प्यासा, और राज कपूर साहब के ज़माने की, और दिलीप साहब के ज़माने की। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी? बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट, सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम यह सोचते थे कि वे गाने सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए थे, और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था, और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था। पानी देना बेटा। ये दूसरा हिस्सा है। तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं वह खत, ये देखिए, तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं वह खत कभी, जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई है। दूसरा हिस्सा है, तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत, जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई है। तुम तो छिपाओगे पूरे ज़माने से उसका संवाद, तुम तो छिपाओगे पूरे ज़माने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र? लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र जो अभी काफ़ी बची हो सकती है, उसके दुपट्टे के
छुटपुटे में उसकी बची खुची चीज़ों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे, जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह केश में, संतूर की तरह केश में तीसरा हिस्सा है, उसे मिटाओगे, उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे, उसके ही घर की हवा से उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर। मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा, उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर, वहां से भी मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा। लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, पुरानी पवन चक्कियों की तरह। ये जो हालैंड में अभी भी दिखाई देता, हालैंड में या कई शहरों में, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, पुरानी पवन चक्कियों की तरह। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और न वह कोई अंतिम लड़की होगी। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और न वह कोई अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे, और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई। तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगर मगर स्टेडियम में, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, ये पीटी उषा है, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगर मगर स्टेडियम में। एक चौथा हिस्सा है, अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। कई तरह की लड़ाइयाँ मैंने इसमें लड़ी हैं, मैं खुद एक स्त्री का बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी उन स्त्रियों को भी सामने मैंने देखा जिनकी संतानें नहीं हुई। कुछ भी कर सकती है, सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर के बाहर लड़कियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी, शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। ये पांचवा हिस्सा है, छोटा सा। लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार। जर्जर दूल्हों से कितनी धूल उठती है,
जर्जर दूल्हों से कितनी धूल उठती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। अब तो वह कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में भी जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। आज ये आखिरी बिहार में एक लड़की, उत्तर प्रदेश में गोल्डी नाम की लड़की, वो भागी अपने घर से। मुझको मालूम हुआ जो हमको प्यार करने वाले लड़के हैं सब फ़ोन करने लगे। कमाल हसन जो लखनऊ के एनडीटीवी के बहुत ही वरिष्ठ संवाददाता हैं, तो वो जो लड़की है अपने घर से निकल के और 80 किलोमीटर पैदल गई उस घर में जहाँ वो लड़का था। और सौभाग्य है उस घर में उन लोगों ने उसको अपनाया, बच्चे से शादी हुई। उसमें कमाल हसन ने इस कविता की कुछ पंक्तियों को उद्धृत किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ कमाल हसन का कि उन्होंने मेरी ये कविता पढ़ी। छठा जो खंड है, कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपने रथ जगे और अपनी डायरी में। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपने रथ जगे और अपनी डायरी में। सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? ये सवाल तो हिंदी फिल्मों में भी कई बार लोगों ने किया और हिंदी के कई जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उसमें भी। आधा गांव से लेकर के और जो यशपाल जी और हरीश्वरनाथ रेन जैसे शिल्पी जो हुए, कथा शिल्पी, क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? कृष्णा सोती जी भी पूछती थी, क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत अपनी ताकत से? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें। तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। तुम नहीं रोए एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। सिर्फ आज की रात रुक जाओ। कितनी कितनी बार कहा, कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती हुई आई वे, समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती हुई आई वे। सिर्फ आज की रात रुक जाओ। और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी। ये कहता है, चूँकि इसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं और मैं उन लड़कियों से मिला हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा दिल्ली में और बम्बई में। बम्बई मतलब कि मैं 88 में एक कविता आई हंस में, राजेंद्र यादव जी ने छापा था और कई लड़कियों ने मुझसे कहा कि उस कविता का मेरे दिमाग पर असर है, दिल पर असर है।
20वीं सदी का भारत था। 20वीं सदी मनुष्य के उत्कर्षों की सदी थी और बड़ी बड़ी क्रांतियों की सदी थी 20वीं सदी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग लोहा लेना, इसमें मनुष्य के गौरव की ताकत थी, मनुष्य की गरिमा की ताकत थी। तो 20वीं सदी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये आगे भी लड़कियाँ हैं। अब देखो, पूछो कि ये सामने है ना, पढ़ो जरा आके समता, हाँ, हम देख रहे हैं। झुनझुन पढ़ो, देखो उसमें। हाँ दादा, लोग कह रहे हैं कि जिलाधीश, सफेद रात, गोली दागू पोस्टर। अच्छा, वो कहाँ से संभव है? इतना हाँ, वो तो संभव नहीं है। जिलाधीश तो मैं सुनाऊंगा। और लोग बोल रहे हैं कि वो कमाल, मतलब कमाल खान है एनडीटीवी के। कमाल खान है, सॉरी, हाँ कमाल हसन हमने कह दिया, कमाल हसन से लग गया। जिलाधीश जो है वो करता है, बहुत छोटी सी है, ये पार्लियामेंट के पक्ष में लिखी गई करता है। और जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, वो फेडरलिज्म के खिलाफ संसद जो है आई वहाँ, और उसके जो पहले महान प्रवक्ता थे वो कार्ल मार्क्स थे, और कार्ल मार्क्स के शिष्य थे। तो उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता। मैंने एक छोटी सी कविता में ये दिखाने की कोशिश की है संसद लोकतंत्र, जो संसदीय लोकतंत्र है उसके लिए। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा में बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा में बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। एक ऐसे समय की भाषा जब संसद का जन्म नहीं हुआ। तुम क्या सोचते हो, संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया? तुम क्या सोचते हो, संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया जैसी वह राजाओं के ज़माने में थी? यह जो आदमी मेज की दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें, यह जो आदमी मेज की दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें, कितने करीब से और ध्यान से, यह राजा नहीं है, जिलाधीश है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज़्यादा शिक्षित है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज़्यादा शिक्षित है, राजाओं से ज़्यादा तत्पर और संलग्न। वह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, वह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ एक लड़का है। यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला है। यह जानता है हमारे साहस और लालच को। राजाओं से बहुत ज़्यादा धैर्य और चिंता है इसके पास। यह ज़्यादा भ्रम पैदा कर सकता है, यह ज़्यादा अच्छी तरह हमें आज़ादी से दूर रख सकता है। कड़ी कड़ी निगरानी चाहिए सरकार के इस बेहतरीन दिमाग पर। कभी कभी तो इससे सीखना भी पड़ सकता है। तो बकरियां कह रहे हैं सफेद रात। अच्छा, बकरियाँ, पानी पिया जाए। सफेद रात बहुत लोग बोल रहे हैं। रेल, सफेद रात, बकरियां। अच्छा, नीट की बातें। जी, निकालिए।
नहीं है। हाँ। एक नींद है बहुत छोटी सी, बहुत लंबी पढ़ी ना, तालाब बहुत ऊंचा ले जाएंगे आप, तो नीचे आने के बाद आपको इच्छा होगी कि उसको ऐसे सम पर गाएं, तो बहुत छोटी करता है। आज विमेश शुक्ल ने इसके बारे में पूछा भी था। नींद, रात के आवारा मेरी आत्मा के पास भी रुको, रात के आवारा मेरी आत्मा के पास भी रुको, मुझे दो ऐसी नींद, मुझे दो ऐसी नींद जिस पर एक तिनके का दबाव भी ना हो, मुझे दो ऐसी नींद जिस पर एक तिनके का भी दबाव ना हो, ऐसी नींद, ऐसी नींद जैसे चांद में पानी की घास, ऐसी नींद जैसे चांद में पानी की घास। ये कहता है बकरियां शंख से बाहर अच्छा अच्छा, पतंग तो नहीं पकड़ी। निकाल दें। अच्छा, नदियाँ नदियाँ पकड़िए। अच्छा, एक कथा छोटी सी है। कल पर्यावरण दिवस भी था और पिछले 2 दशकों से नदियों को किस तरह देखा हमने अपनी आँखों से कि नदियों का कितना, कल नरेश जी, आदरणीय नरेश सक्सेना जी कविता पढ़ रहे थे और उन्होंने नदियों को लेकर बहुत ही कठोर चेतावनी दी हम सब लोगों को कि नदियाँ अगर नहीं रहेंगी तो हमारा विनाश तो आ रहा है। लोग तो कह रहे हैं कोरोना भी आ रहा है, क्योंकि सिक्किम में हमने एक शिक्षक से पूछा, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी नाम है उनका, तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ 0 है कोरोना। तो देखिए कैसा है सिक्किम, गर्मी पड़ती नहीं वहाँ, और वृक्षों से, नदियों से और तरह तरह के फलों से घिरा हुआ है। ये नदियाँ हैं इछामती और मेघना। अभी नदियों को भूल गए लोग, हमारे नए बच्चे तो जानते नहीं, जो जानना चाहते हैं वही जानते हैं। ये इछामती और मेघना जो है, ये दोनों नदियाँ बांग्ला साहित्य में बहुत ज़्यादा इनके बारे में लिखा गया, और ये उस तरफ चली गई, बांग्लादेश की तरफ चली गई। इछामती और मेघना, महानंदा, रावी और झेलम, गंगा, गोदावरी। फिर से सुनिए, नदियों के तो नाम सुनने से भी आत्मा तृप्त होती है, जो याद है। इछामती और मेघना, महानंदा, रावी और झेलम, गंगा, गोदावरी, मैंने गोदावरी भी पार किया है दक्षिण में, करनूल जाते हुए, जो निजाम के समय राजधानी थी। इछामती और मेघना, महानंदा, रावी और झेलम, गंगा, गोदावरी, नर्मदा और घाघरा बलिया की नदी है। नर्मदा और घाघरा नाम लेते हुए भी तकलीफ होती है, नाम लेते हुए भी तकलीफ होती है। उनसे उतनी ही मुलाकात होती है जितनी वे रास्ते में आ जाती है। उनसे उतनी ही मुलाकात होती है जितनी वे रास्ते में आ जाती हैं, और उस समय भी दिमाग कितना पास जा पाता है। दिमाग तो भरा रहता है लुटेरों के बाजार के शोर से। एक करता है बकरियां, आप सुनिए, बकरियों के बिना तो
दुनिया के बड़े कवियों का जीवन भी सुना रहा। आप पाब्लो पिकासो को देखिए, उन्होंने बकरियों पर कितने चित्र बनाए, और पूर्वी यूरोप के जितने अच्छे कवि हुए, उन कवियों ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आए, उन्होंने बकरियों के बारे में लिखा है। अगर अनंत में झाड़ियाँ होती तो बकरियाँ अनंत में भी हो आती। अगर अनंत में झाड़ियाँ होती तो बकरियाँ अनंत में भी हो आती। भरपेट पत्तियाँ टूंग कर वहाँ से फिर धरती के किसी परिचित बरामदे में लौट आती। जब मैं पहली बार पहाड़ों में गया, कई कवि मेरे साथ थे, वीरेंद्र डंगवाल थे जीप में, मंगलेश डबराल थे, इकबाल रबी थे, और वहाँ के एक बहुत बड़े पर्यावरणविद जिनका देहांत हो गया, कमल जोशी। जब मैं पहली बार पहाड़ों में गया, पहाड़ की तीखी चढ़ाई पर भी बकरियों से मुलाकात हुई। वे काफ़ी नीचे के गांव से चढ़ती हुई ऊपर आ जाती थी। जैसे जैसे हरियाली नीचे से उजड़ती जाती थी, लेकिन चरवाहे कहीं नहीं दिखे। सो रहे होंगे किसी पीपल की छाया में। अब पीपल भी काटे जा रहे हैं। ये धर्म वगैरह की बात फालतू है। एक तो पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, और धर्म की दृष्टि भी देखिए तो वो सबसे ज़्यादा धार्मिक है। लेकिन चरवाहे कहीं नहीं दिखे। सो रहे होंगे किसी पीपल की छाया में। यह सुख उन्हें ही नसीब है। चरवाहों पर सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई गई ब्रिटेन के। अब तो ब्रिटेन भी वहीं भयानक संकट में है। वहाँ के दो बड़े चित्रकार थे, तो उन लोगों ने मतलब चरवाहों पर बहुत काम किया। तो ये जो आप बताइएगा, तो आप जो कहिएगा। सफेद रात कर दीजिए। सफेद रात आ रहा क्या? हाँ, बहुत आ रहा है। निकाल दो। पतंग की भी फरमाइश। अच्छा। वीना डंगवाल जी ने है बिना वीना डंगवाल जी ने पतंग तो बोल रहे हैं ना, ये लीजिए। पतंग। हाँ, वो अभी देहरादून उनकी ये है, वाहन है बिना डंगवाल के। पानी दा बेटा, हाँ, पानी दा। पर वो गद्दा दे दा, और गद्दा के पीछे बात दे दा। पूछ हो जाए का गद्दा ले लो। तू ना आई ना, ये पीछे बात है इसमें है। चलिए उठ जाइए थोड़ा। तो ये कुछ कथाएं हमने सुनाई। अब जैसे माइकोवस्की कहते हैं एक जगह कि मैं एक स्त्री से कहते हैं कि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जैसे एक युद्ध से लौटा हुआ सैनिक अपनी एक बची हुई टांग से प्यार करता है। तो कविता तो बहुत आगे गई, लेकिन जब मैं लिखता था या लिखने लगता हूँ तो कुछ भी मौलिक नहीं है हमारे पास। आज मैं व्योमेश से बात कर रहा हूँ, रामजी राय जी से, पंकज चतुर्वेदी से, प्रणय कृष्ण से, सबसे हमारी बातें हुई हैं। और नेरुदा भी कहते हैं, पालवन नेरुदा, कि मौलिकता का युग लद गया, वो सदियों पीछे चला गया। हम जितना काम करते हैं उसमें आपने जो सीखा है
और अपने अनुभव में जो झेला है और जो कल्पनाशीलता है आपकी, सब मिलकर कविता को बनाते हैं या एक चित्रकला के चित्र को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि जो आप किसी से प्यार करते हैं उसमें भी पिछले सारे प्रेमी शामिल होते हैं, वो जीवित हो या नहीं। तो हमने दोनों की बेटियां में कहा ही है कि क्या सिर्फ जीवित आदमियों पर टिकी है जीवित आदमियों की दुनिया। ये पंक्ति है उसमें। तो ये सफ़ेद रात तो अभी आशुतोष जी ने उसका पाठ किया और ये बहुत लंबी कविता है, लेकिन अब अगर सब कह रहे हैं कि नहीं सफ़ेद रात पढ़नी चाहिए तो मैं पढ़ता हूँ। ये कविता जो गोमती गेस्ट हाउस है वहाँ मैं ठहरा हुआ था। वहाँ सिटी में यानी शहर में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक गेस्ट हाउस है, गोमती गेस्ट हाउस, तो वहीं इस पर वहाँ मैंने इसको लिखा जब इराक पर पहली बार अमेरिका ने हमला किया कि इनके पास जैविक हथियार है। अब देखिए अमेरिका की क्या सूरत है, जो लोग वहाँ मर रहे हैं उनके लिए बहुत दुख है मुझको। हमारे परिवार के तो अधिकांश लोग अमेरिका में हैं और इंग्लैंड में हैं, उनकी चिंताएं अलग से हैं और सब जो मर रहे हैं उनकी चिंताएं हैं। और जो कुछ और हो रहा है वहाँ, जो जाति नस्ली दंगे, देखिए आप उसको। तो सफ़ेद रात जो हमने लिखा उसमें ऐसी चीज़ें थीं, एक सभ्यता के जो लेशंस थे, सब किसको कहें, और सब जो लोग थे उन्होंने किस तरह हमको देखा। वो किपलिंग हो या हमारे अंग्रेज जिन्होंने हम पर इतने दिनों तक शासन किया, जिनसे टीपू सुल्तान लड़े और झांसी की रानी लड़ी, और बाबू कुंवर सिंह हमारे बिहार के, और हमारे ऐसे हजारों शहीद, मातंगिनी हाजरा पूर्व बंगाल की थी, मातंगिनी हाजरा एक महिला थी। चूँकि कविता सुना रहा हूँ, सफ़ेद रात, पुराने शहर की छत पर पूरे चांद की रात। ये अलीगढ़ है, हमारे बगल में अलीगढ़ के एक रिश्तेदार थे, और उसके पहले उनसे मिलने के पहले मैं अलीगढ़ गया था कई बार। वहाँ डॉक्टर इरफान हबीब जो बड़े इतिहासकार हैं उनसे मिलने गया था, क्योंकि उन्होंने मजाज साहब को भी देखा और उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को भी देखा और मखदूम साहब को भी देखा। इसलिए एक बहुत इच्छा थी, तो मैं गया था, 2-3 दिन वहाँ का था अलीगढ़। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात, याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को। एक बड़ा म्यूरल हमने लिया है। म्यूरल आप जानते होंगे, आप दीवारों पर देखते होंगे, जो बड़े शिल्पी हैं, चित्रकार हैं, वो बहुत ही बढ़िया शिल्प बनाते हैं पूरी की पूरी दीवार पर। दिल्ली बॉम्बे में देख सकते हैं। अब तो वहाँ दंगे हो रहे हैं, तो म्यूरल कहाँ से बने। जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को, और 12 सिंगे पीछे छूट गए 12 सिंगों को, निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधूली। देखिए भारत की गोधूली
कितनी देर तक चलती है ये गोधूली? 3 कविताएं लिखी हैं मैंने गोधूली पर। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधूली, ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे। पूरे चांद की शहरी रात में मुझे क्यों याद आ रही है जंगल की रात। छत से झांकता हूं नीचे, आधी रात बिखर रही है। छत से झांकता हूं नीचे, आधी रात बिखर रही है। दूर दूर तक चांद की रोशनी, दूर दूर तक चांद की रोशनी। सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ। एक फिल्म भी थी फुटपाथ, याद कीजिए आप, कितनी अच्छी फिल्म थी। मोतीलाल जी के ज़माने की थी और नादिरा साहिबा के ज़माने की थी। सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ, खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ। जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, और खुली छतें बुलाती रहीं रात होते ही जहाँ भी रहूं। क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में? क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में? एक असहायता जो मुझे कुचलती है, और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। एक असहायता जो मुझे कुचलती है और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही इसकी बुनियाद हो जैसे। न पुरखे याद आए, न गांव, न जंगल, न जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य जब हमने लिखा तो लोग कहते थे आप कल्पना से बहुत चीज़ें लाते हैं, और अब आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। हमको एक गैर विस्थापित नेशन बताइए। हमारे अपने देश में कितने लोग विस्थापित हैं? हमने इसको लिखा था जब इराक पर पहली बार हमला हुआ। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे सफ़र में शामिल हैं, हम कैसे सफ़र में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी। अपने ही देश में हम कैसे सफ़र में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी। सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ। इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद। कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़। अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह के सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा
और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत, हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत बहस नहीं चल पाती, हत्याएं शुरू होती, बहस नहीं चल पाती, हत्याएं शुरू होती हैं। फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी एक मतलब पाना चाहता था। हम लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि हम अपने वतन से याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग वतन से अपने प्यार करते हैं, जो रूलर्स हैं वो नहीं करते प्यार। आप देखिए कि भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें मैंने जन्म लिया, अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें मैंने जन्म लिया। क्या है इस पूरे चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है। क्या लाहौर बच रहा है? मानवीय असगर वजाहत ने एक बहुत अच्छा नाटक भी लिखा। क्या लाहौर बच रहा है? वह किस मुल्क में है? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? जैसे यह छूती आज की शाम की रात, जैसे यह छूती आज की शाम की सफ़ेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। कहाँ है वह हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे, अब वह कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते, वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते, वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊँट का चलता है, धूल और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हूँ। पूछो युद्ध सरदारों से, क्या वे एक ऊँट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखी। जब उन्होंने रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराना शुरू किया, अब उसे याद करोगे तो वह याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता, अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय, तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते। धीरे धीरे उजड़ते, रोज मरते हुए लाहौर की तरह
बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह ये सफ़ेद रात करता है। अब थोड़ी देर रुकता हूँ, क्या आराम कर से कम क्या अंतन पियाओ। भाई यहाँ तो पूरा क्या क्या वही है, गोली दागो पोस्टर, वो कैसे सुना है? पतंग। हाँ, समय 1 घंटा 20 मिनट हो 1 गया। घंटा हो गया। 1 घंटा देखिए, 20 मिनट। हाँ 1 घंटा 20 मिनट हो गया, चश्मा नहीं होगा। ये है। 1 घंटा 20 मिनट समय हो गया मुझको कथा पाठ करते हुए। अब वो तो नहीं है, हैं? अब तो कोई गुफ्तगू के लायक भी नहीं रहे। जो मीर कहते हैं कि गुफ्तगू हमसे रेखते में न कर, ये हमारी ज़बान है प्यारे। मीर की कविता का भी आया है कि मीर वाली और अच्छा पतंग, रेल। ये तो संभव नहीं है। नरेश जी ने कल 1 घंटा 20 मिनट सुनाई करना है, और नरेश जी हमसे बहुत सीनियर हैं, कम से कम 12-14 साल तो सीनियर हैं। और उन्होंने विज्ञान को भी बहुत समझा और उसको अपने शरीर पर भी लागू किया। हम लोग तो यायावर रहे, एक्टिविस्ट रहे, तो शरीर अब उस लायक तो नहीं रहा। शरीर तो ठीक ही है, बस पैरों ने धोखा दिया थोड़ा, या हमने पैरों को धोखा दिया। तो पूरे जीवन 50 साल चले। यह बात मुझको अच्छी नहीं लगती कि हम बहुत थोड़े से कवि हैं जो मनुष्य के निकट जा पाते हैं, और मनुष्य की जो चिंता है, मनुष्य का जो रोज का संघर्ष है और उसकी जो जिजीविषा है, उसको हम कविताओं में लिखते हैं। वो ऐसी भाषा हिंदी को कोई ये नहीं समझे ये वही हिंदी है जो मीर की है और अमीर खुसरो की है और गालिब की है। हिंदी का क्या है, मतलब हिंदी तो कौम का नाम है। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा, एक बात साहब ने कहा। तो इतिहास जो है उसकी जो सेंटिटी है, जो उसके भी बचाना चाहिए। और हम बहुत थोड़े हैं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, हम बहुत थोड़े कवि हैं। और उसी में कोई कवि समझता है कि हम बहुत बड़े हैं, और कोई कवि ये समझता है कि हम छोटे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अरुण कमल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुलसी का पत्ता बड़ा हो चाहे छोटा, तो अब तो उसी तरह देखना चाहिए। हम लोगों को आपस में लड़ना अच्छा नहीं लगता, वह भी ऐसे संकट की घड़ी में। मैं अपने हृदय की बात बताता हूँ। मैं 1 साल से बिस्तर पर पड़ा हूँ, और आज देखिए समकालीन जनमत के बुलावे पर और आप सब लोगों की मित्रता और स्नेह प्रेम में मैंने तय किया पहले से, इन बच्चियों के प्रेम में, कि नहीं कविता पढ़नी है। और पाठ किया जहाँ तक संभव हुआ। हमने कविता के भीतर जो वाणी थी, कविता के भीतर जो बिंब थे, और कविता के भीतर जो आर्तनाद था, और जो ऐसी हृदय की पुकार थी, उसको मैं अपनी आवाज़ में लाना चाहता था। कविता के पाठ की रघुवीर साय जी ने एक अलग से ही, मतलब उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया, और राष्ट्रीय नाथ विद्यालय में रघुवीर साय जी ने कविता किस तरह पढ़ी जाए, इस पे उन्होंने व्याख्यान भी दिए। हमारा सौभाग्य है कि मैं और मंगलेश और बीरेन नंगवाल 2 ऐसे कवियों से बहुत अंतरंग थे। एक विष्णु खरे जी से, और दूसरे जो विष्णु खरे जिनसे बहुत प्यार करते थे, रघुवीर साहब।
इसके अलावा प्रयाग शुक्ल, गिरधर राठी, असद जैदी, विष्णु नागर, हम सब लोग थे। इतने लोग लीलाधर मंडलोई हैं। अब नए लोग भी आ रहे हैं, जैसे पंकज चतुर्वेदी हैं और देवी प्रसाद हैं, हमसे थोड़ा ही छोटे हैं, देवी प्रसाद मिश्र। और आप देखिए कुमार अंबुज हैं, राजेश जोशी हैं, अरुण कमल हैं। तो ऐसे कवि और कवित्रियों में मतलब अनामिका जी भी हैं, कात्यायनी भी हैं, और नई नई लिखने वाली उपासना झा आई है, पूनम अरोड़ा आई हैं। और आप ये देखिए सुशीला पुरी लखनऊ की हैं, यहाँ आई भी थी। और देखिए मोनिका कुमार, उनका संकलन भी आया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवार है इस संकट में, और हम नहीं चाहते कि कोई भी कवि, वो कहीं का भी हो, नेपाल का हो या फिर वो अमेरिका का हो, हमारा एक परिवार है कवियों का। और परिवार के एक सदस्य को चाहिए वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। जो हमारे बीच जो स्त्रियां लिख रही हैं, अब महादेवी वर्मा तो है नहीं और न निराला है, वो हाथ से खिलाती थी निराला को। निराला के लिए अपना जीवन किस तरह से उन्होंने ये किया महादेवी जी ने, वो बड़ी बात थी, 20वीं सदी की बड़ी बात थी। और निराला खुद महाप्राण है, उनके स्मरण से ही अपनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन एक चीज़ से मेरे मन में खिन्नता है कि किसी से कोई जो कहना चाहिए कि क्षुद्र व्यवहार नहीं किया जाए। हाँ, क्षुद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए और कहीं से उसकी गरिमा को चोट नहीं पहुंचाई जाए। तो अब एक अंतिम कविता मैं सुनाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? करे कोई और सुना? इधर नहीं करता, कोई सुना दे। सुना दीजिए। ये क्या है? और सुना जरा दो। ये नन्ही बुलबुल, हाँ, और दो। आम के बाग, आम के बाद बारिश, बारिश, गाय और बछड़ा। और भी लाए हो तुम आप लोग लाए। यही चीजें हैं जो उसमें हैं। ठीक है, इसी में से कोई एक सुना दीजिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए नई कविताएं मैंने 28 लिखी हैं अपने संकलन से बाहर। इसमें एक कविता है बारिश, और इसका जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं, लेकिन वो कवि भी बहुत अच्छे हैं, विनय कुमार जी। उन्होंने कल बारिश हो रही थी यहाँ, वो अपना चेहरा दिखने भी नहीं देती, और बारिश कविता का उन्होंने पाठ किया अपने घर में, और जगह जगह से शॉट लेते रहे जो बारिश गिर रही थी उसका। सिर्फ बारिश के दृश्य हैं, और इस कविता की को वो पढ़ते हैं। ये कविता भी थोड़ी ज़्यादा मतलब अंदर जाने की कोशिश हमने की है, और वर्धा में हमने लिखी थी इसको, जब वर्धा विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में था। तो आप देखिए ये छोटी सी कविता है, मैं चाहता हूँ इसी से समापन करूँ। और बारिश एक राह है, थोड़ी रोशनी जला दे बेटा यहाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, बारिश एक राह है स्त्री तक जाने की। ये नहीं करता है, तवज्जो चाहूंगा। बारिश एक राह है स्त्री तक जाने की, बरसता हुआ पानी बहता है, बरसता हुआ पानी बहता है जीवित और मृत मनुष्यों के बीच। बरसता हुआ पानी बहता है जीवित और मृत मनुष्यों के बीच। बारिश एक तरह की रात है, बारिश एक तरह की रात है, एक सुदूर और
बाहरी चीज इतने लंबे समय के बाद भी, बारिश एक तरह की रात है, एक सुदूर और बाहरी चीज इतने लंबे समय के बाद भी शरीर से ज़्यादा दिमाग भीगता है। कई बार घर बाहर एक होने लगता है, कई बार घर बाहर एक होने लगता है। बड़े जानवर खड़े खड़े भीगते हैं, बारिश में देर तक बड़े जानवर खड़े खड़े भीगते हैं बारिश में देर तक। आषाढ़ में आसमान के नीचे आदिम दिनों का कंपन जगाते हैं, आदिम दिनों का कंपन जगाते हैं। बारिश की आवाज में शामिल है मेरी भी आवाज। नाम कर लीजिए। हाँ, बिना क्या बोलते थे? नहीं हो गया। मैं आप लोगों के प्रति गहरा स्नेह, प्रेम, सम्मान और सबके प्रति आभार, समकालीन जनमत और उसके परिवार के प्रति रामजी राय जी, मीना राय जी, प्रणय कृष्ण जी, मृत्युंजय, पंकज चतुर्वेदी, मेरे मित्र मंगलेश डबराल और कुमार मुकुल हैं जयपुर में, और जो देहरादून के मित्र हमको सुन रहे हैं उसमें एक नई कवित्री आई है सपना भट्ट, उन्होंने भागी हुई लड़कियां को एक दिन ये भी किया। तो जो जिन्होंने भी मुझको सुना है, जिस रूप में सुना है, मैं सबके प्रति अपना प्रेम और सम्मान जाहिर करता हूँ। मैं सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस संकट में हम मनुष्यता को बचाएंगे। इतना गहरा संकट तो हम पर कभी नहीं आया। देखिए, मैं 72 पार कर रहा हूँ, मंगलेश भी 72 पार कर रहे हैं, और हमारे कई मित्र आनंद स्वरूप वर्मा और विनोद भारद्वाज और जितने दूसरे मित्र हैं, अजय सिंह, शोभा, ये सब लोग, हम लोग एक समय के, त्रिनेत्र जोशी, हम सब जो है 72 पार कर रहे हैं, 73 पार करने वाले लोग हैं। तो मेरी एक ही गुजारिश है, एक विनय है आप लोगों से। आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं और अग्रणी हैं। आपके बीच, आपस में, हमारे बीच कोई क्षुद्रता नहीं होनी चाहिए। ये नामर्ज भी कहते थे कि जो क्षुद्र है वो नहीं होनी चाहिए। गरिमा के साथ आप लड़िए, अपनी बात रखिए। और ये 5000 वर्षों की संस्कृति है भारत की। यहाँ बुद्ध जैसे लोग आए और सम्राटों ने खून से भीगी तलवारें उनके पैरों के पास रख दी। प्रेमचंद जी जैसे लोग हुए यहाँ, न्याला और राहुल सांकृत्यायन जैसे लोग हुए, गालिब और मीर हुए। हमसे समता कह रही थी बार बार, मीर पर सुनाइए। ये एक दिन तो संभव नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। मैं जा नहीं रहा हूँ दुनिया से, मैं दुनिया में ही हूँ। और अब जब मैं इलाहाबाद आऊँगा या कलकत्ता के लोग सुन रहे हैं तो मैं कलकत्ता आऊँगा, तो मैं फिर अपनी जो बिल्कुल नई कविताएँ हैं 28-30, तो उनमें से आपको छोटी छोटी कविताएँ सुनाऊँगा। जय हिंद और सलाम।